आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। उर्दू बराए जमात नहम। बच्चे, आज हम उर्दू की दरसी किताब का सबक नंबर 2 इम्तिहान पढ़ेंगे। बच्चे, ये सबक जो है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने लिखा है, यानी कि इस सबक के मुसन्निफ जो है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग है और वो तंज़ो मज़ाक के ज़रिए हमें जो है इम्तिहान की अहमियत का बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इम्तिहान में कामयाबी के लिए सिर्फ ज़ाती मेहनत और कुदरत की मदद ही काम आती है। आप लोग कभी भी दूसरे ज़राए से यानी कि मेहनत ना करके और टाल मटोल करके धोखाधड़ी से कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आप मेहनत करें और लगन के साथ जो है किसी भी काम को करें तो आप कामयाब होंगे। और दूसरा ये बताया क्या है इस सबक में कि नाजायज़ ज़राए से इम्तिहान में कामयाबी की सूरत के ख्वाहिशमंद तलबा को शर्मिंदगी के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। जो लोग ये करते हैं ना कि हम नकल कर लेंगे या इस तरह कर लेंगे या उस तरह कर लेंगे, दूसरे तरीके से पास होने की कोशिश करते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होते। बाकी आप इस सबक को पढ़ने के बाद बहुत कुछ सीख जाएंगे कि जो बच्चे अपने वालिदैन के साथ धोखा करते हैं, वालिदैन की आंखों में धूल चूमते हैं, मेहनत नहीं करते, उनके साथ क्या होता है और अल्लाह ताला भी कभी ऐसे लोगों की मदद नहीं करता। चलें सबक का आगाज करते हैं मुसन्निफ के तारुफ के साथ। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग 1883 में पैदा हुए और 1947 में वफात पाई। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग दिल्ली में पैदा हुए और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से बीए किया। ज़माना तालिब इल्मी में ड्रामे और क्रिकेट का शौक रहा। 1907 में हैदराबाद दक्कन चले गए और पहले तालीम और फिर अदालत के महकमों से वापस आ रहे। वो तरक्की करते करते होम सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुंचे, जहां से रिटायर हुए और पेंशन हासिल की। उन्होंने हैदराबाद ही में वफात पाई। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का तर्ज तहरीर लिखने का तरीका सादा और पुरलुत्फ है, सादा और बहुत अच्छा है। पुरलुत्फ यानी कि लोग उसे पढ़ के लुत्फ अंदोज होते हैं। वो बड़े शगुफ्ता अंदाज यानी कि बहुत ही मसरूर अंदाज में दिल्ली की खास जुबान लिखते हैं। उनके सलूक में तसना दिखावा और बनावट नाम को नहीं, मजाक की चाशनी यानी कि मजाक की मिठास के साथ उनकी तहरीर में खास लुत्फ देती हैं। उनकी जो है तहरीरों में मज़ा जो है वो बहुत मज़ा देता है। मुगल रशीद अहमद सिद्दीकी फ़रद के सलूक की नुमाया खूबी फ़िक्रों का इख्तिसार है। इख्तिसार यानी कि खुलासा, छोटापन यानी कि वो बहुत खूबी से छोटी सी तहरीर को बहुत खूबसूरत बना। बहुत छोटे छोटे फिक्रों से रवां दवा अबारत का जादू जगाते। फ़रद की तहरीरों में सलूक की एकसानियत मुआवजे की हद तक कायम रहती है। वो एक मजमून को जिस रंग में शुरू करते हैं यानी कि जिस तरीके से शुरू करते हैं उसी रंग में अंजाम तक पहुंचा देते हैं, उसी रंग में उसको ख़त्म कर देते हैं। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग इब्तदा में मिर्ज़ा अलम नशरा के कलमी नाम से लिखते रहे, तहरीरी नाम जो कि किताबों में आपका होता है। बाबाए उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक और अजमतुल्लाह खान ने उनकी हिम्मत बढ़ाई, उनको हिम्मत दी और वो अपने असल नाम से लिखने लगे। नज़ीर अहमद की कहानी, फूल वालों की सैर और दिल्ली का एक यादगार मुशायरा उनके यादगार मज़ामीन है। वो मज़ामीन लिखा करते थे। इनके मज़ामीन फरहत के नाम से शाया हो चुके हैं। वो कादिरुल कलाम शायर भी थे। कादिरुल कलाम यानी कि अपने जो कलाम है उस पर मुकम्मल अबूर रखने वाले। मेरी शायरी उनके कलाम का इंतखाब है, इनके उनके चुनाव है यानी कि उनकी पसंद। ये तो था मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का तारुफ। अब चलते हैं सबक की पढ़ाई की तरफ। सबक इम्तिहान। न हुई गर मेरे पर्चों से तसल्ली ना सही, इम्तिहान और भी बाकी है तो ये भी ना सही। लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं, लेकिन मुझे इनके घबराने पर हंसी आती है। मुसन्निफ लिख रहे हैं कि लोग इम्तिहान के नाम से घबराते परेशान होते हैं, लेकिन मुझे इनके घबराने पर हंसी आती है। आखिर इम्तिहान ऐसा क्या होता है? दो ही सूरतें, यानी कि दो ही सूरतें तो होती हैं, फेल या पास, या फेल हो जाता है बंदा या पास हो जाता है। इस साल कामयाब ना हुए आइंदा साल से ही, अगर इस साल आप पास ना हो सके तो अगले साल से ही।
मैं अपने दोस्तों और हमजमातों को देखता था कि कि जैसे जैसे इम्तिहान के दिन करीब आते जाते उनके हवास होश, उनका दिमाग मुख्तल परेशान और उनकी सूरत इतनी सी निकल आती, यानी कि मैं अपने दोस्तों को देखता था और परेशान हो जाता था कि इनको क्या होता है, इम्तिहान आते ही इनकी हालत क्या हो जाती है। छोटे छोटे से चेहरे निकल आते हैं, परेशान लगते हैं, बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं। बंदे पर इम्तिहान का नती जरा बराबर असर पहले था और ना अब भी इसके खत्म हो जाने का अफसोस है। उम्मीदवारों का मजमा नई सूरतें, अजीब ख्यालात, ये एक ऐसी चीजें हैं जिनसे कभी दिल सैर नहीं हो सकता यानी कि दिल भर नहीं सकता। जी चाहता है कि तमाम उम्र इम्तिहान हुए जाए, लेकिन पढ़ने और याद करने की शर्त उठा दी जाए यानी कि शर्त खत्म हो जाए, इम्तिहान ऐसे ही बंदा जाके दे आया करे। मेरी सुनिए कि 2 साल में ला क्लास वकालत का कोर्स पूरा किया, मगर किसी तरह शाम को यारों के साथ टहलने निकलता। वापसी के वक्त ला क्लास में भी झांक आता। मुंशी साहब क्लर्क, दोस्त थे और लेक्चरार साहब यानी कि उस्ताद पढ़ाने में मुस्तगर्क डूबे हुए। हाजिरी की तकमील यानी कि हाजिरी मुकम्मिल में कुछ दुश्वारी मुश्किल ना थी। अब आप ही बताएं कि ला क्लास में शरीक होने से मेरे किस मशगले में फर्क आ सकता था। मशगले में यानी कि शुगल में फर्क आ सकता था। वालिद साहब किबला खुश थे, यानी कि मेरे वालिद मुहतरम जो थे वो खुश थे कि बेटे को कानून का शौक चला। किसी जमाने में बड़े बड़े वकीलों के कान कतरेगा यानी कि कान काटा करेगा। हम भी बेफिक्र थे कि चलो 2 बरस तक तो कोई मेहनत के लिए क्या ही नहीं सकता, बाद में देखिए कौन जीता है और कौन मरता है। लेकिन जमाना आंख बंद किए गुजर जाता है, लेकिन जमाना जो है वो खामोशी से यानी कि ये वक्त भी खामोशी से गुजर जाएगा। 2 साल ऐसे गुजर गए जैसे हुआ। ला क्लास का सदाकतनामा भी मिल गया। सदाकतनामा सबूत। अब क्या था, वालिदैन इम्तिहान वकालत की तैयारी के लिए तर हो गए यानी कि पीछे पड़ गए। मगर मैं भी एक जाते शरीफ हूँ यानी कि शरारती इंसान। एक बुढ़िया यानी कि जो उसकी वालदा थी और एक बूढ़े को धोखा देना क्या बड़ी बात है। मैंने तकाजा किया यानी कि मैंने मुतालबा किया कि अलहदा कमरा मिल जाए तो मेहनत करूं। बाल बच्चों की गड़बड़ में मुझसे कुछ नहीं हो सकता, यानी कि सारे आगे पीछे के शोर शराबे से जो है मैं कुछ भी पढ़ नहीं सकूंगा। चंद रोज इसी हीले से टाल दिए, यानी कि जो शुरू के चंद दिन थे तैयारी करने के वो मैंने इसी तरह बहानों से टाल दिए। लेकिन ताब के कब तक। बड़ी बी ने अपने सोने का, बड़ी बी यानी कि जो उसकी अम्मी जान थी, बूढ़ी औरत थी, उन्होंने अपने सोने का कमरा खाली कर दिया। अब मैं दूसरी चाल यानी कि चक्कर राड। दरवाजों में शीशे थे, इन पर कागज चिपका दिया। मैंने क्या किया, दरवाजों पर शीशे थे, उन पर कागज को चिपका दिया। लैंप रोशन करके आराम से 7 बजे से सो जाता और सुबह 9 बजे उठता। अगर किसी ने आवाज दी और आंख खुल गई तो डांट दिया कि खामखा बिला वजह मेरी पढ़ाई में खलल डाला जाता है, मुदाखलत की जाती है। अगर आंख ना खुली और सुबह को सोने का इल्जाम लगाया गया तो कह दिया कि मैं पढ़ते वक्त कभी जवाब न दूंगा, आइंदा कोई मुझे दिक न करे, तंग न करे। बाज वक्त ऐसा हुआ कि लैंप भड़क कर चिमनी स्याह हो गई, यानी कि ऐसा होता था कि इतना तेज लैंप जलता था कि वो जो चिमनी थी वो स्याह हो जाती थी और मेरी ज्यादा महवियत मसरूफियत और मेहनत का नतीजा समझी गई। जब वो इतनी जल के काली हो जाती तो सारे कहते जी इतनी मेहनत कर रहा है बेचारा, लेकिन असल में ऐसा नहीं था, वो अपने वालिदैन को क्या कर रहा था, धोखा दे रहा था। बाज वक्त वालिद वालदा कहते भी थे कि इतनी मेहनत ना किया करो, लेकिन मैं जमाने की तरक्की का नक्शा खींच कर उनका दिल खुश कर देता। लेकिन मैं क्या करता था, मैं कहता था अगर इतनी मेहनत नहीं करूंगा और इस तरह नहीं करूंगा तो मैं तरक्की कैसे करूंगा। फ्रॉड यानी कि उनको ना बस बातों में उलझा देता था। खुदा करके ये मुश्किल भी आसान हो गई। बड़ी मुश्किल से मेरी ये मुश्किल भी आसान होगी और इम्तिहान का जमाना करीब आया। मैंने घर में बहुत कहा कि अभी मैं इम्तिहान के लिए जैसा चाहिए वैसा तैयार नहीं हूँ, लेकिन मेरी मुसलसल लगातार हाजिरी, ला क्लास और शुबाना रोज
शबाना रोज दिन रात की मेहनत ने उनके दिलों पर सिक्का बिठा रखा था, लेकिन अब मैंने उनको इतना शीशे में उतारा हुआ था कि वो मेरी दिन रात की मेहनत देख देख कर जो है इस बात पर हो गए थे कि नहीं ये दे सकता है, इतनी मेहनत तो इसने की है, ऐसा हो सकता है कि ये जो है वो पर्चे ना दे सके। वो कब मानने वाले थे, फिर भी एहतियातन अपने बचाव के लिए, एहतियातन एहतियात से, अपने बचाव हफाजत के लिए उनसे कह दिया कि अगर मैं फेल हो जाऊं तो इसकी जिम्मेदारी मुझ पर ना होगी, क्योंकि मैं अपने आप को अभी इम्तिहान के काबिल नहीं पाता। लेकिन वालिद साहब मुस्कुरा कर बोले कि इम्तिहान से क्यों डरे जाते हो, जब मेहनत की है तो शरीक भी हो जाओ, कामयाबी और नाकामयाबी खुदा के हाथ में, मर्द बायद के हरासा ना शू। बच्चे अभी तक हमने पढ़ा था, वो जो था मुसन्निफ वो क्या कर रहा था कि अभी तक जो था वो धोखाधड़ी से काम ले रहा था। अभी तक वो यही कर रहा था कि धोखा दिया हुआ था उसने पूरे घर वालों को, ना वो पढ़ रहा था ना वो मेहनत कर रहा था, बस उनको रोज़ाना का एक लेक्चर देता कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं यूँ कर रहा हूँ, मुझे तंग ना किया जाए, मुझे ये ना किया जाए। तो ऐसे धोखा करते करते आखिर वो दिन आ गया जब उसे पेपर देने पड़े। तो चलें फिर देखते हैं कि आगे उसने क्या किया। अब बता रहा है अपने बारे में कि मैंने भी तकदीर और तदबीर पर एक छोटा सा लेक्चर देकर साबित कर दिया कि तदबीर कोई चीज़ नहीं होती, तकदीर से तमाम दुनिया के काम चलते। कहते हैं अब मैंने क्या किया कि घर वालों को किस्मत और अमल पर एक लेक्चर देना शुरू कर दिया, एक तकरीर करनी शुरू कर दी। जो सब कुछ होती है ना वो किस्मत होती है, जितनी भी मेहनत कर लो अगर किस्मत में नहीं है तो मैं कामयाब नहीं हो सकता। किस्सा मुख्तसर दरख्वास्तें शिरकत दी गई। मुख्तसर ये कि फिर आखिर मुझे पेपर में शमूलियत के लिए एक दरख्वास्त मिल गई और वो मंजूर भी हो गई। और एक दिन वो आया कि हम हॉल टिकट लिए हुए, हॉल टिकट यानी कि रोल नंबर स्लिप लिए हुए हॉल में बैठने के लिए जो है इजाज़तनामा यानी कि रोल नंबर स्लिप लिए हुए मुकामे इम्तिहान पर पहुंच ही गए। गो याद नहीं क्या था, मुझे याद नहीं क्या था, लेकिन 2 वजह से कामयाबी की उम्मीद थी, लेकिन मुझे 2 वजह से था कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। अव्वल तो अमदादे गैबी, पहली शर्त ये थी कि मुझे ये लग रहा था कि कोई गैब से मदद होगी, दूसरे पर्चों की उलट पे, और दूसरा ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा निगरानकार मिल जाए जो कि पर्चे तब्दील करवा दे। शायद वो हज़रात जो इम्तिहान में कभी शरीक नहीं हुए उस मज़मून को ना समझे, इसलिए ज़रा वजाहत से अर्ज करता हूँ। यानी कि अब वो मज़ीद वजाहत करते हुए कह रहा है कि इमदाद गैबी से जो उसकी मुराद थी वो ये थी कि उम्मीदवाराने इम्तिहान की इस्तिलाह यानी कि ख़ास मानों में वो मदद है जो एक को दूसरे से या किसी नेक शख्स, निगरानकार यानी कि निगरानी करने वाले से, या अंदुल मवाके किताब यानी कि खास मौके पर किताब का अचानक से मिल जाना से पहुंच जाती है। पर्चों की उलट फेर गो बज़ाहिर मुश्किल मालूम होती है। यानी कि कह रहा था जो दूसरी बात में सोच रहा था वो मुझे थोड़ी मुश्किल मालूम हो रही थी, यानी कि वो करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन कहता है किस्मत सब कुछ आसान कर देती है, लेकिन तकदीर सब कुछ आसान कर देती है। बाज शरीफ कम हैसियत मुलाजिम ऐसे भी निकल आते हैं, यानी कि बाज ऐसे होते हैं कि जो कि मामूली मुलाजिम होते हैं और वो इनाम की उम्मीद में जो बा उम्मीद इनाम पर्चा बदल देते हैं। ये ज़रूर है कि इससे एक मेहनत करने वाले को नुकसान पहुंच जाता है, यानी कि जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनको तो नुकसान पहुंच जाता है, लेकिन तदबीर और तकदीर का मसला जैसा उस कार्रवाई में हल होता है। लेकिन यही वो मसला है जहां पर किस्मत जो है वो आपका साथ देती है, और यहीं पर ही पता चलता है कि तकदीर वाले जीते हैं या मेहनत करने वाले। दूसरी किसी सूरत में हल नहीं होता और किसी सूरत में हल नहीं हो सकता ये मसला। इसके अलावा और भी सूरतें हैं लेकिन वो बहुत कम पेश आती हैं, इसलिए इन पर भरोसा करना नादानी है। कह रहा है बाकी भी बहुत सूरत हाल होते हैं लेकिन इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इंसान किसी न किसी तरीके से फंस भी सकता है। खैर आमदमा बरसरे मतलब, लेकिन कभी जो है मतलब पर ऐसा होता है कि कोई ना कोई आ ही जाता है मतलब पूरा करने के लिए। 9:45 बजे घंटी बजी और हम बिस्मिल्लाह कहकर 9:45 बजे घंटी बजती है और हम बिस्मिल्लाह करके इम्तिहान के कमरे में दाखिल हुए। यहाँ एक बहुत खली खुशखल यानी कि खुश इखलाक और हंसमुख खुश मिजाज निगरान कार थे।
मुझे जगह नहीं मिलती थी, यानी कि मुझे जगह नहीं मिल रही थी। मैंने इनसे कहा वो मेरे साथ हो लिए, मैंने उनको कहा कि मुझे जगह नहीं मिल रही, तो वो मेरे साथ चल पड़े। जगह बताई और बड़ी देर तक हंस कर बातें करते रहे। मैं समझा चलो बेड़ा पार है। मैंने समझा कि अब कामयाबी यकीनी है, यानी कि ये मेरे दोस्त बन गए और अब ये मेरी किसी न किसी तरीके से मदद करेंगे। अल्लाह दे और बंदा ले, अल्लाह जब दे रहा है तो मुझे लेने में क्या इनकार है। ठीक 10 बजे पर्चा तकसीम हुआ। ठीक जो ही 10 बजे में पर्चा जो है वो तकसीम हो गया। मैंने पर्चा लिया, सरसरी नज़र डाली और मेज़ पर रख दी। मैंने उसे मामूली नज़र, यानी कि बच्चे वो संजीदा ही नहीं था, ना वो मेहनत करके आया था, ना उसने पूरा साल किताबें खोली थी। उसे ये भी नहीं पता था आज मेरा कौन से सब्जेक्ट का जो है वो पेपर है। वो सिर्फ और सिर्फ धोखे पे ही यहाँ तक पहुँचा था और इस तक किस्मत पर यकीन करके जी मुझे कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो मुझे इम्तिहान के उसमें नकल करवाए। सरसरी नज़र डाली और मेज़ पर रख दिया, यानी कि मैंने मामूली सी नज़र जो है वो पेपर पर डाली और उसे मेज़ पर रख दिया। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि पर्चा पढ़ने के बाद जैसे मेरे चेहरे पर इत्मीनान था, सुकून था। शायद ही किसी के चेहरे पर होगा। खुद तो इस पर्चे के मुतालिक अंदाज़ा ना कर सका, लेकिन निगराने कार साहब को ये कहते ज़रूर सुना कि पर्चा मुश्किल है। कह रहा खुद तो मुझे ये नहीं पता चल सका कि पेपर कैसा है, लेकिन जो ड्यूटी दे रहे थे वो ये कह रहे थे कि पेपर जो है मुश्किल है। मैं कई मरतबा अव्वल से आखिर तक इसको पढ़ गया, लेकिन ये ना मालूम हुआ कि किस मजमून का। कह रहा है मैंने शुरू से आखिर तक उसको पढ़ा, लेकिन मुझे ये ना पता चला कि ये कौन से सब्जेक्ट का जो पेपर है। कैसे पता होता, क्योंकि उसने बुक्स पढ़ी नहीं थी। जवाबात की कॉपी देखी, इसके आखिर की हिदायतें पढ़ी। सफ़ा अव्वल की खाना पूरी कार्रवाई की और खड़ा हो गया। गार्ड साहब मुहाफिज फौरन ही आए, यानी कि जवाबी कापी देखी उसने, वो जिस पर आंसर लिखते हैं वो कापी देखी, उसकी हिदायतें पढ़ी और जो भी उसके बारे में जो थी कार्रवाई थी, जो रोल नंबर वगैरह लिखने थे, वो सब कंप्लीट करके काम पूरा किया। गार्ड साहब फौरन ही आए। मैंने उनसे कहा कि जनाब ये पर्चा किस मजमून का है। वो मुस्कुराई, जुबान से तो कुछ ना बोले मगर पर्चे के उन्वान पर उंगली रख दी। खुद यानी कि मुंह से कुछ भी ना बोले, लेकिन जो सब्जेक्ट था उसके ऊपर उंगली रख दी। उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि सूले कानून का पर्चा है। दिल खिल गया, यानी कि दिल खुश हो गया। मैंने भी कलम उठाकर लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि असूल के लिए किसी किताब के पढ़ने की जरूरत तो है ही नहीं। इस मजमून पर हर शख्स को राय देने का हक हासिल है। एक मुकन्नन कानूनदान एक असूल कायम करता है, दूसरा इसको तोड़ देता है। क्या वजह है कि हम अपनी राय मशवरे को किसी दूसरे की तजवीज़ का पाबंद करें। मैंने अपने बराबर वाले से पूछने की कोशिश भी की, कुछ इधर उधर निगाह भी दौड़ाई, मगर गार्ड साहब जब मेरी हालत को कुछ ऐसा ताड़ गए थे, यानी कि वो मुझे देखकर बांब गए थे कि ये जो है ना नकल के चक्कर में ये आगे पीछे इसी वजह से देख रहा है कि हर वक्त बिलाए नागहानी, यानी कि अचानक आने वाली मुसीबत की तरह सर पर ही खड़े रहते था। यानी कि उसने देख लिया था, बांध लिया था, तो वो हर वक्त उसके पास खड़े, वो कह रहा है मुसीबत बनकर मेरे सर पर ही सवार थे। जरा मैंने इधर उधर गर्दन फेरी और उन्होंने आवाज दी कि जनाब अपने पर्चे पर नजर रखिए। यानी कि वो अब पूरे उधर से उनकी नजर मेरे ऊपर ही थी। मैं जरा सा आगे पीछे देखता और मुझे आवाज देते कि बेटा अपने पेपर पर नजर रखो। जब दूसरों से मदद मिलने की तवक्को मनकता होगी, यानी कि जब मुझे ये पता लग गया कि अब मुझे कोई दूसरा मेरी मदद नहीं करेगा, तो मैंने दिल में सोचा कि चलो इन गार्ड साहब से ही पूछें। मैं खड़ा हो गया, वो आए, मैंने दरियाफ्त किया, मैंने पूछना शुरू किया कि जनाब इस दूसरे सवाल का क्या जवाब है। वो मुस्कुराया और कहा कि मुझे मालूम नहीं। मैंने कहा कि ये बराबर वाले बड़े जोर से लिख रहे हैं, यानी कि जोर से यानी कि लगा हुआ है, तेजी तेजी से लिखा जा रहा है, इनसे पूछ दीजिए। और अगर आपको दरियाफ्त करते हुए लिहाज आता है, यानी कि अगर आप नहीं पूछ सकते, आपको शर्म आ रही है, तो जरा इधर टहलते हुए तशरीफ ले जाइए, मैं खुद पूछ लूंगा। तो आप यहाँ से जरा तशरीफ ले जाए, मैं खुद ही उससे पूछ लेता हूँ। मगर वो कब हिलने वाले थे, मगर वो मेरी जान यानी कि कब छोड़ने वाले थे, वो कब यहाँ से हटने वाले थे। कतब हो गए यानी कि बिल्कुल ही जम गए। उनका मुस्कुराना पहले तो अच्छा मालूम होता था, लेकिन फिर आखिर तो जहर हो गया, यानी कि फिर वो मुझे जहर की तरह लगने लगे। मैं वल्लाह सच कहता हूँ कि अगर तमाम उम्र में कल भी नफरत मुझे किसी से हुई है तो उन्हीं साहब से हुई है। कह रहा है मुझे अल्लाह की कसम है, मुझे अगर आज तक किसी से इतनी ज्यादा नफरत हुई तो उसी निगरान कार से हुई थी, जो कि बिल्कुल ही मेरे पीछे पड़ गया था और बिल्कुल ही जम गया था और मेरे आगे पीछे से हिल ही नहीं रहा था।
गर्ज इस तरह ये तमाम दिन इम्तिहान के गुजर गए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ऐसे जालिम के साथ ऐसी हालत में एक हर्फ भी याद ना हो पूरे 6 घंटे गुजारने कैसे मुश्किल होंगे। मैं तो हर रोज आधा घंटे के बाद ही कमरे से निकल आता, लेकिन मुसीबत क्या आन पड़ी कि वालिद साहब रोज 11 बजे से आ जाते और नीचे सैन में बैठे रहते। अब मैं जल्दी बाहर आ जाता तो जो रोब मैंने 2 साल के अरसे में कायम किया था वो सब हवा हो जाता। यानी कि क्या कहता है कि मेरा बस चलता तो मैं आधे घंटे में ही आ जाता, क्योंकि आता तो मुझे कुछ था नहीं, मैंने पढ़ा नहीं था। लेकिन ऐसा होता था कि अब्बू बेचारे मेरे लिए आके बैठ जाते थे कि मेरा बच्चा बड़ी मेहनत कर रहा है, मुझे लेने के लिए आ जाते थे। और 2 साल जो मैंने कमरे बंद कर करके उन पर रोब जमाया था, अब अगर मैं जल्दी निकल आता तो वो सारा मेरा रोब और दबदबा खत्म हो जाता। इसलिए कहरे दरवेश बरजाने दरवेश आखिरी वक्त तक इम्तिहान के कमरे में बैठा रहता। यानी कि गुस्से से, कहरे दरवेश गुस्से से अपने ऊपर कुड़ के, अपने ऊपर गुस्सा, अपनी जान पर गुस्सा करके आखिरी वक्त तक इम्तिहान के कमरे में बैठा रहता। और जब नीचे उतरता तो वालिद साहब से पर्चे की सख्ती की जरूर शिकायत करता। वो भी मेरी तसल्ली के लिए मुमतहिन इम्तिहान लेने वाले को बहुत कुछ बुरा भला कहते, लेकिन उनको ये ख्याल हो गया था कि कुछ ही क्यों ना हो मेरा बेटा कामयाब जरूर होगा। लेकिन मेरे अब्बू मेरी इस मेहनत से ये समझ रहे थे कि मेरा जो बेटा है वो कामयाब जरूर होगा। इम्तिहान खत्म हुआ और उम्मीद नंबर 1 और 2 का खून, यानी कि मेरे जो पेपर खत्म हुए तो जो मैंने उम्मीदें की थी उन दोनों का खून हो गया। पहली वाली उम्मीद पर भी पानी फिर गया, दूसरी ना मुझे किसी ने मदद की, ना मुझे किसी ने पेपर दिखाया, और ना जो पेपर थे वो आगे पीछे हुए। अब मुमतहिनों के पास कोशिश की सूझी। अब जहन में आया कि क्या पता वो जो मुमतहिन है पर्चे चेक करने वाले वो पास ही कर दें। वालिद साहब एक जबरदस्त चिट्ठी सिफारिश की लेकर एक साहब के यहाँ पहुंचे। यानी कि अब मैंने क्या कहा कि जी अब्बू आप मेरी सिफारिश कर दें, सिफारिश से काम चलेगा। तो वो एक खत जो है वो लेकर किसी के पास पहुंच गए। वो चिट्ठी देखकर बहुत इखलाक से मिले। आने की वजह दरियाफ्त की। वालिद ने अर्ज किया कि खादिम ज़ादा यानी कि मेरे गुलाम का बेटा इस साल इम्तिहान में शरीक हुआ है। अगर आप कोशिश फरमाएं तो ये खाना ज़ात यानी कि ये गुलाम हमेशा ममनून एहसान रहेगा, यानी कि आपका एहसान मंद रहेगा अगर आप जो ये मेरा खत है इस पर तवज्जो करते और मेरी कुछ मदद करते। वो बहुत हंसे और दूसरे लोगों से जो सलाम को हाजिर हुए थे फरमाने लगे ये जी दरख्वास्त है, इनका बेटा तो इम्तिहान दे और कोशिश मैं करूँ। बंदा खुदा अपने लड़के से कहो कि वो खुद कोशिश करे। बेचारे बड़े मियाँ ऐसे नादिम हुए शर्मिंदा हुए कि फिर किसी के पास न गए। यानी कि एक ही दफा जाने से इतने शर्मिंदा हो गए, इतनी बेइज्जती महसूस की कि फिर उसके बाद किसी के पास मेरी सिफारिश के लिए ना गए। कुछ अरसे के बाद नतीजा भी छाया हुआ। नतीजा निकला और कम तरीन जुमला मज़ामीन में बदरजा आला फेल हुआ, यानी कि आला दर्जे के साथ मैं अपने इम्तिहानात में जो है वो फेल हो गया, यानी कि कोई नंबर हासिल नहीं किया। खबर नहीं कि वो कौन से भले मानस मुमतहिन थे, भले मानस नेक कि उन्होंने 2 नंबर भी दिए। कोई एक था जिसने मुझे 2 नंबर भी दिए थे, बाकी ने सब ने 0 ही डाले। वालिद साहब को बहुत रंज हुआ, बहुत गम हुआ। नंबरों की नकल हासिल की, यानी कि नंबरों का नमूना निकलवाया, जो मार्कशीट थी वो निकाली और बिल आखिर यही राय करार पाई कि किसी बदमाश चपरासी ने बदल दिए, वरना मुमकिन था कि बराबर 3 घंटे लिखा जाता और 0 मिलता। अब उसने एक और फ्रॉड किया। अपनी गलती को फिर छुपाने के लिए एक नया फ्रॉड, एक नया धोखा फिर से अपने वालिद को अपनी बातों में फंसाया कि अब्बा जान हो सकता है कि इस बार ऐसा हुआ कि मेरे पर्चे जो है वो रद्दो बदल हो गई, क्योंकि 3 घंटे बंदा लिखे और उसे 0 मिले। मुझे भी ताज्जुब था क्योंकि मैंने पर्चे कुछ ऐसे बुरे नहीं किए थे। मैंने ये जवाबात वालिद साहब को भी सुनाए। उन्होंने बहुत तारीफ की, मुमतहिनों को बहुत बुरा भला कहा।
मेरे जो वालिद साहब थे उन्होंने क्या किया, मेरी बातें सुनकर जो इम्तिहान लेने वाले थे उनको बहुत बुरा भला कहा, मेरी अश्क शोई की, यानी कि मेरे आंसू पोंछे और फरमाया बेटा कोई घबराने की बात नहीं, यानी कि घबराओ नहीं, ना परेशान हो, इस साल नहीं आइंदा साल से, यानी कि अगर इस साल तुम पास नहीं हुए तो अगले साल से। आखिर कहाँ तक बेईमानी होगी, यानी कि कब तक लोग जो है वो बददियानती करेंगे, एक ना एक दिन तो तुम जो है वो कामयाब होगे। 100 दिन चोर के तो एक दिन शाह का, यानी कि 100 दिन अगर चोर के होते हैं ना तो एक दिन जो होता है वो बादशाह का भी होता है। खैर जो कुछ हुआ सो हुआ, 1 साल की फुर्सत तो मिल गई। वो कहने लगा कि चलो शुक्र है मुझे 1 साल का छुटकारा तो हासिल हो गया, यानी कि वो सुधरा नहीं, वो भी आखिर वक्त तक क्या करता रहा, बात पे बात बिगाड़ता रहा, यानी कि कभी क्या कहता कभी क्या कहता, और जो है बस सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों से चीज़ों को पूरा करता था, ना मेहनत की तरफ आता था, ना किताबें खोल के देखता था। मज़ामीन फ़र्द ये इस सबक का माखज़ है, यानी कि ये सबक जो है वो इस किताब से लिया गया है। बच्चे उम्मीद करती हूँ कि आपको सबक समझ आ गया होगा और आप भी आइंदा मेहनत करने को ज़्यादा तरजीह देंगे और इन झूठी बातों, फरेब और से बचने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि मेहनत करें, क्योंकि मेहनत से इंसान को जो फल हासिल होता है वो देर पा होता है और इंसान वही कामयाब होते हैं जो मेहनत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।